हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो चैप्टर का देखिए मतलब है कि हम लोगों को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट क्या होता है? हमारे देश का संसद होता है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हमारे जो देश की कैपिटल है वहाँ पर हमारे देश का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और जो राज्यसभा होता है ना, इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट मिलकर के कंप्लीट पार्लियामेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के कंप्लीट पार्लियामेंट बनाते हैं। अब लोकसभा जो होती है उसमें ना हमारे 545 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा जो होती है उसमें हमारे 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 जो है ना वो नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 245 में से 12 जो हैं हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये भी आगे चैप्टर में सब कुछ आएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें हमारे 545 में से 543 तो नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं। किसके? जो एमपी के इलेक्शंस होते हैं। एमपी के इलेक्शन से हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो एमपी का फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उससे हमारे क्या बनते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसमें 343 पे तो इलेक्शंस होते हैं और दो जो होते हैं ना वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 नॉमिनेट होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, ये सब अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि 12 लोग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा में और 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है जैसे कि अंग्रेज थे, कुछ मैक्सिमम अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए अपने लंदन वापस, मगर कुछ जो हैं वो हमारे देश में रह गए और वही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बनती है। मतलब जैसे कि ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर इंडियन हो, फादर वहाँ के हो ब्रिटेन के, या फिर फादर इंडिया के हो, मदर ब्रिटेन की हो। इस तरीके के लोग जो हैं वो सारे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उनके लिए भी 2 सीट्स रिजर्व हैं हमारी लोकसभा में। तो ये वही है कि स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि एज ए इंडियंस हम लोगों को काफ़ी प्राइड फील होता है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, हम लोग लोकतंत्र हैं। हमारे देश में जो शासक है, हमारे देश के नेता हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए तो वो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावों में, हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव आते ही बहुत सारे काम कराने वो शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं और हमारे देश में लोगों की चलती है। लोग वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और अगर वो उन्हें प्रेजेंट सरकार पसंद नहीं आ रही है तो उसको बदल भी सकते हैं। तो हम लोग को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, यही हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाई शुड पीपल डिसाइड। अब पार्लियामेंट की ज़रूरत तो हमें है, ठीक हो गया, बट लोग ही क्यों डिसाइड करें कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा? तो हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है, मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम आज़ाद हुए, वो है 15 अगस्त। और हम कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने से पहले हम लोगों ने लगभग 150-200 साल, 150 से 200 ईयर्स तक की गुलामी झेली है अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, आंदोलनों के बाद काफ़ी सारे जो सेक्शन थे सोसाइटी के, उन्होंने इन आंदोलनों में, इन रिवोल्ट्स में या फिर रिवॉल्यूशंस में, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। पीपल जो थे अलग अलग बैकग्राउंड के, उन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया। और वो किस चीज़ से इंस्पायर थे भाई? क्यों ज्वाइन किया? आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो लोग क्यों भाई जुड़े आंदोलन के साथ कि भाई अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है, हमारे देश के लोगों का शासन होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? उसका आंसर है कि आइडिया था कि हमें आज़ादी मिलेगी, अंग्रेज़ों ने हमें दबा रखा है, हम लोगों को समान नहीं मानते हैं, अत्याचार करते हैं हम पे। तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सरकार जो काम कर रही है उसमें हमारा भी योगदान हो। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे ना, इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में
आगे बढ़ने के लिए। अंडर कॉलोनियल रूल, जब ये अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, लोग हमेशा डर में जीते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा डरते थे। काफ़ी सारे डिसीजंस के साथ वो अंग्रेज़ों के एग्री नहीं करते थे, मगर वो प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। काफ़ी सारे उनको मतलब दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। अगर वो सरकार के बारे में, जैसे कि आजकल तो कुछ भी बोलते थे ना कि मोदी जी ने ये कर दिया, ये गलत कर दिया, कांग्रेस ये, वो बीजेपी ये, आजकल तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं। पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे देश में हुआ करते थे, अगर अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता था तो आप गायब हो जाएंगे, आप जेल में पहुँच जाएंगे और आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा भी हो सकता था। इस तरीके के लॉज बनाए गए थे, सेडिशन एक्ट्स थे, वही हम इसमें देखेंगे आगे चैप्टर में। तो फ्रीडम मूवमेंट जो थी ना, इसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया कि भाई कब तक डर के जियोगे, आज़ादी के लिए लड़ाई करो। नेशनलिस्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया, मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उन देश के नेता, हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी डिमांड उठानी शुरू कर दी कि भाई ये सब नहीं चलेगा, हमें आज़ादी दो, हमें हक दो। तो एज फार एज 1885 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी उस समय पर हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसके मेंबर्स ने काफ़ी सारी डिमांड्स करी। उन डिमांड्स में से एक ये थी कि इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। तो हम लोगों को ये कहा गया, मतलब हम लोगों ने डिमांड करी कि जो आप लोगों की जो पार्लियामेंट टाइप की बॉडी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करती थी उस समय पर। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो आपका लेजिस्लेचर है, देखिए लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कानून को बनाने वाली एक बॉडी। तो हमारे देश के लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों को अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में इंडियंस को भी रखना चाहिए, उनको इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंडियंस को बजट, आपने सुना होगा ना कि बजट आने वाला है, कि मतलब देश में कौन से सेक्टर्स को कितना पैसा दिया जाएगा, वो होता है बजट। बजट तो नॉर्मल एक घर का भी बजट होता है कि कितना खर्चा होगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा, वो बजट होता है। तो हम लोगों ने कहा, गवर्नमेंट से डिमांड करी उस समय, जो हम लोग अंग्रेजी, ये जो चैप्टर है ना, ये डेमोक्रेसी से आने से पहले का भी है। जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे, किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने उनके सामने डिमांड्स रखी, और उसके बाद जब वो चले गए, फिर हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा बना, पार्लियामेंट क्या होती है, ये सारा भी हम इसमें आगे देखेंगे। तो हमारे देश के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को राइट मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए बजट डिस्कस करने का, और हमें क्वेश्चंस पूछने का भी अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार हम लोगों को कब दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये अधिकार हमें काफ़ी लेट मिला, हम लोग काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रहे थे, लगभग 1885 से भी पहले से, ठीक है। तो हम लोग को यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में मिला। इसमें अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ लोग हमारे देश के अब भारतीय लोग भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाने लगेंगे। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow all adults to vote nor could participate in decision making। तो मतलब हमारे देश के नेताओं ने बहुत ज़्यादा जोर तो डाला अंग्रेज़ों पर कि भाई हम लोगों को नेता बनने का, या फिर हम लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का हक तो ये तो सरकार ने थोड़ा बहुत लिमिटेड वे में दे दिया, मगर वोट देने का अधिकार हर किसी एडल्ट को, मतलब हर कोई इंसान जो 18 साल का है, उस सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और जो मेजर डिसीजन होते थे उनमें भी सरकार इंडियंस की नहीं सुनती थी उस समय पर। तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक्सपीरियंस जो कॉलोनियल रूल का रहा है हमारे देश में, कि जो इसी वजह से हम लोग हम पे अत्याचार हो रहा था। तो हमारे देश के सारे लोगों ने सोचा कि डिफरेंट पीपल जो हैं स्ट्रगल के लिए तैयार हो गए। फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो मतलब सारे नेताओं जो भी हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सबकी समझ में आ गया कि देश के हर एक नागरिक को हक होना चाहिए कि वो वोट दे, हर किसी को डिसीज़न मेकिंग में अधिकार मिलना चाहिए। और जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, हम लोग आज़ाद हुए, हमारी गवर्नमेंट ने हर किसी को लोगों के डिमांड्स के बारे में, मतलब लोगों के जो राइट्स हैं, हमारे देश की सरकार ने लोगों के राइट्स के अधिकारों के बारे में, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल ध्यान रखा। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे संविधान में हर किसी इंसान को हक दिया गया, क्या हक दिया गया,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर किसी को हक दिया गया वोट देने का। सारे के सारे एडल्ट जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। तो ये फोटोज़ में हमें दिखा रहे हैं ईवीएम्स के बारे में। पहले देखिए क्या होता था, 2004 से पहले बैलेट पेपर मतलब पर्ची पर आप ठप्पा लगाते थे और वहाँ पर आप आज भी जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उसमें ठप्पा लगा करके अपना वोट एक डब्बे में डाल देते हैं। बट अब क्या हो गया है, किस किस इलेक्शंस के लिए, जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं और सेंटर के। तो देखिए जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं ना उसमें हम लोग एमएलए चुनते हैं और जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग एमपी चुनते हैं। तो स्टेट के और सेंटर के दोनों के इलेक्शंस में हम लोग ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रॉनिकली हम बटन दबा देते हैं और वोट चला जाता है। तो इससे हम लोग लगभग 1,50,000 पेड़ बचा चुके हैं। तो ये हमारे इसके बारे में बताया गया है। अब पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग जैसे कि हम लोग हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं, जो हम लोगों ने एमएलए चुन रखे हैं, हमने एमपी चुन रखे हैं या फिर हम लोगों ने पार्षद चुन रखे हैं, है ना, मेयर चुन रखे हैं। तो यही होते हैं पार्षद, मेयर या फिर आपके ग्राम प्रधान जो होते हैं वो सब हमने चुन रखे हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ती है, इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट आई कंसेंट, आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है हर किसी की रजामंदी के साथ ही डेमोक्रेसी चल सकती है। सबकी डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब हर कोई चाहे डेमोक्रेसी में रहना, अप्रूव करे कि हाँ हम एक सही सिस्टम में हैं और पार्टिसिपेट करें, सब लोग इसमें भाग लें। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो ये डिसीजन होता है लोगों का दैट क्रिएट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाएंगे और किस तरीके से काम होगा ये सब हमारे देश के लोगों ने ही तो डिसाइड किया। अब आप सोच रहे होंगे हमने कहाँ डिसाइड किया। तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उस टाइम पर हमारे ही तो लीडर्स थे, वो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोग चाहते थे कि हमारी तरफ से वो लोग संविधान बनाएं, कानून बनाएं। तो उन्होंने हमारी तरफ से ही तो कानून बनाया है। और आज भी जो नेता हैं वो लोग वोट हम लोग उनको दे रहे हैं, ठीक है आप लोग नहीं दे रहे, कुछ सालों बाद दे देंगे। तो सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आपके पेरेंट्स ने वोट उनको दिया है, तभी तो वो लोग कानून बना पाए हैं। तो इसलिए वो हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और तभी वो इसलिए ही हमारे लिए वो डिसीज़न लेते हैं। तो बेसिक आइडिया जो होता है ना डेमोक्रेसी का वो यही होता है कि इंडिविजुअल या फिर सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नागरिक होता है और नागरिक का ट्रस्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब इंडिविजुअल अप्रूवल मतलब हाँ एक तरह से हामी कैसे भरेगा गवर्नमेंट के लिए, तो ये होता है इलेक्शंस के थ्रू। लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने जो नेता होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो लोग करते हैं, फिर हम उन्हें पार्लियामेंट में भेज देते हैं जिता करके। खूब सारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उनमें से कोई एक जीतता है और वो पार्लियामेंट पहुंचता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर के बनी होती है। हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जो 545 मेंबर्स होते हैं मिलकर के पार्लियामेंट की फंक्शनिंग चलाते हैं। पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। और वही हम इसी तरीके से गवर्नमेंट बनती है और लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये देखिए हाथी पर ले जाया जा रहा है ईवीएम को और वोट गिनने के लिए। इस तरीके से भी हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। ये जो ऊपर है हम लोगों ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी देखा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, तब भी हम लोग 6th और 7th क्लास में भी देख के आ चुके हैं। अब इसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एमएलए क्या होता है। एमएलए तो मैंने आपको बता दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हमारी जो स्टेट्स होती है ना, हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं उसमें हमारे राज्य सरकार में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो बहुत सारे जो एमएलए होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सेंटर में होता है इसी तरीके से स्टेट्स में होता है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, तो हम लोग एक एमएलए चुनते हैं और बहुत सारे एमएलए अलग अलग जगह से चुने जाते हैं। तो क्या होता है ना, देखिए ये एक स्टेट है पूरा, इसको कई सारे हिस्सों में डिवाइड करा जाता है
राज्यों में, और राज्यों में से भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती है। सपोज करिए 1 2 3 4 इसी तरीके से काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना इलाके होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनाई जाती है ना वो इस बेसिस पे बनाई जाती हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए आएगा, ठीक है। और सपोज करिए कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं पूरे स्टेट में, तो 10 एमएलए बनेंगे। अब 50% से ज़्यादा जिस भी पार्टी के एमएलए बन जाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टेट में सरकार बना लेगी अपनी। तो सपोज करिए 10 एमएलए हैं टोटल, वैसे इतने कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। 10 में से अगर किसी भी एक पार्टी को 6 एमएलए बन गए, किसी भी एक पार्टी के 6 लोग जीत गए, तो बस वो सरकार बना लेगी। तो यही जो एक स्टेट को बांटा जाता है अलग अलग पार्ट्स में, जिससे एक पार्ट से एक एमएलए बने, इस पार्ट को, इन सारे पार्ट्स को, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए होता है। काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्टेट को बांट दिया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। ये सब आपके एक्चुअली ना चैप्टर में है नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से कि इक्वल पॉपुलेशन पड़े हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए होता है और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए होते हैं उस पार्टी से चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब है विधानसभा क्या होती है। तो हमने पार्लियामेंट की लोकसभा देख ली। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, जैसे कि सेंटर पे हमारी क्या होती है, सेंटर पे हमारी पार्लियामेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है। स्टेट लेवल पे जो एक बॉडी होती है ना जो कानून बनाती है अपनी स्टेट के लिए, सिर्फ सेंटर तो पूरे देश के लिए बनाता है, बट जो स्टेट है वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए, स्टेट लेवल गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए बनाती है। तो उसको हम जहाँ पर वो उसकी एक तरीके से सभा लगती है उसको हम लोग विधानसभा या फिर, ठीक है, विधानसभा कहते हैं। विधानसभा मतलब कानून बनाने वाली सभा, इंग्लिश में हम उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो अब ये सब है, इतना यही इंपॉर्टेंट था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है 18+ की एज के सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, औरत, आदमी, कुछ नहीं। 18 साल से ऊपर है उसका वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर है, उसको वोट देने का अधिकार है। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मेंबर। रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे नेता, डायरेक्टली मतलब हम लोग डायरेक्टली वोट दे के उनको चुनते हैं। तो ये हमारा इसमें था। अब ये देखिए, ये हमारे देश की संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में। और ये अंदर से दिखता है ये ऐसे करके। तो हमें देखिए, जो मैं आपको बता रही थी ना कि पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद बोलते हैं, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। मतलब इससे बड़ा कानून बनाने की कोई संस्था हमारे देश में नहीं है। ये सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था है जिसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा, एक तो हमारी पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 245 होती है और इसके जो हेड होते हैं ना, इसको जो चेयरपर्सन होते हैं इसके, या फिर राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही इसके क्या हैं, हेड हैं। किसके? राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और लोकसभा के हेड होते हैं हमारे, एक तरीके से प्रिसाइड करते हैं, मतलब बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर जो बैठते हैं ना, ये स्पीकर की पोजीशन होती है। अब रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट का क्या क्या काम होता है। पार्लियामेंट को कब बनाया गया था? पार्लियामेंट इज़ क्रिएटेड आफ्टर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश की पार्लियामेंट बनी। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है एक्सप्रेशन है फेथ का, कि हमारे देश के लोग जो है ना वो डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और ये चीज़ कहाँ से पता लगती है हमें? ये हमें पता लगती है हमारी पार्लियामेंट से। लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसी के थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? पार्लियामेंट पे जो लॉज बनाए जाते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नेता ही तो बनाते हैं। पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकतें होती हैं, बहुत पावर होती है। बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पावर क्यों होती है? क्योंकि भाई ये लोगों का एक तरीके से लोगों को की ओपिनियन दिखा रही है, ठीक है। तो इलेक्शंस जो होते हैं ना पार्लियामेंट के, वो उसी तरीके से किए जाते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में किए जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो चीज़ समझा दी। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड
मतलब 5 साल के लिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए हमारी स्टेट लेजिस्लेचर का, और 5 साल के लिए ही हमारी जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती है सबका 5 साल के लिए इलेक्शन किया जाता है। कंट्री को काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। हमने समझाया था हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1% पार्लियामेंट को इलेक्ट होता है। कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग, मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। देखिए मई 2019 में, है ना। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन से बन के आई थी? भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इतनी सारी पार्टीज़ ने इलेक्शन लड़ा था, और इन इलेक्शंस में जो पार्टी जीत जाती है उस पार्टी का जो लीडर होता है, वंस दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दीज एमपीज टुगेदर मेक अ पार्लियामेंट। तो जो जो जीत के आते हैं, जो जो एमपी बन जाते हैं, वो सारे के सारे मिल करके पार्लियामेंट बनाते हैं। जब इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के ख़त्म हो जाते हैं, पार्लियामेंट को काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस देखते हैं। टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, अब पार्लियामेंट बन के आ गई, सारे के सारे एमपीज बन गए। अब उनका पहला काम होता है नेशनल गवर्नमेंट बनाने का। तो देखिए क्या होता है ना, लोकसभा में, इसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं होता है। लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है, मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, हमने 2019 में देखा कि बीजेपी के पास 300 प्लस सीट है, तो मतलब 50% से भी ज़्यादा की मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, वो आराम से अपनी सरकार बना सकती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये भी हमने देखा था। पार्लियामेंट जो होती है इंडिया की, उसमें कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, याद रखिएगा राज्यसभा के इलेक्शन से हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बनने का कोई रिलेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लोकसभा के इलेक्शन से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसके इलेक्शन से बनते हैं? लोकसभा के इलेक्शन से बनते हैं। तो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो इलेक्टेड एमपीज 5, कम से कम 272 सीटें चाहिए, और बीजेपी के पास तो 330 थी, तो वो तो भाई आराम से मेजॉरिटी जीत गई, इससे बीजेपी की सरकार बनी। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, एक पार्टी जो सबसे बड़ी होती है 50% से ज़्यादा सीटों वाली, वो तो क्या होती है? वो तो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और उसके अलावा सेकंड नंबर की जो पार्टी होती है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, वो सेकंड नंबर की पार्टी को, जिसके पास सरकार से कम होती है बट सरकार के अलावा सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उसको हम लोग अपोजिशन इन पार्लियामेंट कहते हैं। अपोजिशन का मतलब जो है वो होती है ना विपक्ष की सरकार। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कांग्रेस इस टाइम विपक्ष में है। तो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अपोजिशन में, यानी कि एक जो पार्टी है उसके पास तो 303 सीटें आ गई भाई, मेजॉरिटी, गवर्नमेंट बन गई। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये देखिए 2019 में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पार्टी 52 INC। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपोजिशन पार्टी, या फिर वही अपनी विपक्ष का। अब एक होता है कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई सी भी इलेक्शन ख़त्म हो गए, मगर कोई सी भी पार्टी 272 वोट्स नहीं ला पाई, मतलब किसी पार्टी के पास 260 वोट है ना, किसी पार्टी के पास 210 वोट है, किसी पार्टी के पास 70 है ना, तो किसी के पास भी 272 वोट नहीं है। तो सपोज़ करिए कि ये वाली पार्टी इससे मिल जाए, ये वाली का मिलना तो मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से दूसरों को मिला लें, या अगर क्योंकि ये 70 वाला इसके साथ मिल जाएगा तो भी इसकी तो बात फिर भी बन सकती है ना, 70 वाला मिल जाए, कोई 2 वाला मिल जाए। तो यही कोलिशन होता है, मिली जुली सरकार। मतलब एक पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी में ना आ पाए तो वो 2 या 3 पार्टी मिल करके सरकार बना लेती हैं, और इसी चीज़ को हम लोग इसी चीज़ को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिल करके सरकार जब बनाती हैं तो उसको हम कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और जो लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, वो अपोजिशन पार्टी होती है। तो अब देखिए आगे का वीडियो जो है हम लोग आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा अगर हम आगे का पूरा देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।